ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕು. बोलो भारत माता की जेपी नड्डा जी ಅವರಿಗೆ जेपी नड्डा जी ಅವರಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು जेपी नड्डा जी ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತ जेपी नड्डा जी ಅವರು ಇವತ್ತು ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಮಾನ್ಯ जेपी नड्डा जी ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ जेपी नड्डा जी की जेपी नड्डा जी की जेपी नड्डा जी की जेपी नड्डा जी की सबसे पहले जिस गर्मजोशी में आपने मेरा स्वागत किया है और जो उत्साह और उत्सुकता मैं देख रहा हूं, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आपने आने वाले समय में कुमारी बहन भागीरथी जी को पूरा आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजना है, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि अंगारा जी का पूरा आशीर्वाद है और हम सब लोग मिलकर भागीरथी जी को विधानसभा में भेजेंगे और वो आप सबकी सेवा करेंगी। मुझे आने में थोड़ी देर हुई क्योंकि मैं सुलिया में आऊं और प्रवीण निटारू के घर न जाऊं, ये संभव नहीं था। इसलिए सबसे पहले मैं प्रवीण जी के घर गया, माताजी पिताजी से मिला, उनकी धर्मपत्नी जी से मिला, बहनों से मिला और मैं यहां आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कि इस तरीके की घटना को वर्तमान की कर्नाटक सरकार, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और न्याय दिलाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, उनकी शहादत जाहिर नहीं जाएगी। जिस बात के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वह लड़ाई हमारी जारी रहेगी और हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ भी लड़ेंगे, साथ ही साथ समाज में सद्भाव रहे इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे। मित्रों, ये चुनाव की बेला है, मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि मुझे आने में काफी देर हो गई है। मैं 2-3 बातें आपके सामने बता करके जाना चाहता हूं। यह चुनाव कोई नलिन कटील का चुनाव नहीं है, यह चुनाव कोई अंगारा साहब का चुनाव नहीं है, यह चुनाव कुमारी भागीरथी का चुनाव नहीं है, यह चुनाव सुलिया की जनता और कर्नाटक की जनता के भविष्य का चुनाव है, इस बात को समझना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं कि यह भविष्य का चुनाव है तो हमें ध्यान में लेना है कि हमको डबल इंजन की सरकार चाहिए या हमको मिक्सचर वाली सरकार चाहिए। मिक्सचर की सरकार का मतलब क्या होता है कि ऊपर से पूरी ताकत मोदी जी की आएगी और यहां रिवर्स गियर लगेगा, तो बताओ कर्नाटक का भविष्य होगा क्या? होगा क्या? और अगर मोदी जी की पूरी ताकत लगेगी और येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी की पूरी ताकत धरती पर लगेगी तो कर्नाटक छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ चलेगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। और ये डबल इंजन ही नहीं है, ये पावरफुल इंजन भी है।
पावरफुल इंजन है। आप बताओ, मनमोहन सिंह के समय में देश की इज्जत की मिट्टी पलीत हो रही थी कि नहीं हो रही थी? दुनिया में हम भ्रष्टाचारी राज्य कहलाते थे कि नहीं कहलाते थे? भ्रष्टाचार युक्त और पॉलिसी पैरालिसिस की सरकार थी। जब से मोदी जी आए हैं, दुनिया में भारत का नाम आगे रोशन हुआ है कि नहीं हुआ है? दुनिया में भारत की ताकत बनी है कि नहीं बनी है? और भारत के अंदर भी विकास का काम हुआ है कि नहीं हुआ है? उस विकास के काम को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर बढ़ाना है तो यहां पर भाजपा को लाना है, भाग्यवती को लाना है, इसको भागीरथी को लाना है, इसकी हमको चिंता करनी है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अभी प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक को 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हाईवे बनाने के लिए दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए। टुमकुर में हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री लग रही है। 67% हेलीकॉप्टर डिफेंस को कर्नाटक अब बना करके देगा। यह परिस्थिति आएगी। हुबली में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अगर बना है तो कर्नाटक में हुबली में बना है। आप बताइए, बेलगावी में रेलवे का डिपार्टमेंट का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, बेलगावी में कोच फैक्ट्री आई है कि नहीं? रेल का डब्बा सबसे अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बताइए, टुमकुर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में विदेश की पूंजी जो आ रही है सबसे ज्यादा नंबर 1 पर है तो कर्नाटक प्रदेश है। यह विकास की नई कहानी है। वैसे ही हमारे बोमई साहब रायता विद्या योजना के तहत, स्कीम के तहत 11 लाख बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। हमारे किसान, हमारे बुनकर, हमारे फिशरमैन इनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। हमारे बोमई साहब अगर रायता भू स्कीम के तहत भूमि के लिए किसानों की मदद करते हैं, अगर भूश्री स्कीम के तहत किसानों का विकास होता है, तो यह बताता है कि डबल इंजन की सरकार, ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे धरती पर येडियुरप्पा जी का और हमारे बोमई साहब का योजना, यह विकास को आगे ले जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस उदाहरण से समझ लेना कि डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो क्या मतलब होता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम शुरू की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हर चौथे महीने पर 2000 रुपए किसान के डायरेक्ट खाते में डालना। एवरी 4 months 2000 rupees in the account of kisan. What was the number sent by Karnataka government, which was led by Kumaraswamy and Siddaramaiah? The number of kisan was 17. Note my words. और मैं पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि प्रश्न करो कि एक कुमारस्वामी की सरकार है, 17 किसानों की नाम दिल्ली भेजती है, और एक तरफ येडियुरप्पा की सरकार आती है, 54 लाख किसान को किसान सम्मान निधि मिलती है। छाती ठोक के बोल रहा हूं, छाती ठोक के। दिस इज दी 17 वर्सेस 54 लाख। प्रधानमंत्री आवास योजना, ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगा दो। मोदी जी की तस्वीर आएगी, मकान गरीब को नहीं मिलेगा। आपको जान करके खुशी होगी कि जब हमारी सरकार आई तो 56 लाख मकान बन करके तैयार हुए, 56 लाख। यह है डिफरेंस। आयुष्मान भारत, मैं खुद स्वास्थ्य मंत्री था। आई आस्क्ड सिद्धारमैया, सेंड द नेम्स आयुष्मान भारत। क्या करेगा जी, क्या करेगा जी, किस लिए चाहिए जी? मोदी जी वॉज गिविंग मनी किसको? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, रैग पिकर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी हेल्थ कवर में स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए प्रति साल दे रहे थे। यह परिस्थिति थी।
और सिद्धारमैया ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। येडियुरप्पा आए, 65 lakh families are now getting आयुष्मान भारत। दिस इज डबल इंजन, ये है डबल इंजन। 65 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए इन गरीब लोगों को मिल रहा है। और मैं पत्रकार भाइयों से चाहूंगा कि मेरे सारे आंकड़े नोट करें, और सिद्धारमैया कभी आए, वैसे वो वरना से निकल नहीं पाएंगे, लेकिन कभी भूले भटके पहुंचे मैंगलोर में, तो उनसे पूछना पत्रकार बंधु कि तुम्हारे टाइम में 0 और येडियुरप्पा के टाइम में 65 लाख फैमिलीज आर गेटिंग 5 लाख कवरेज। दिस इज डबल इंजन, दिस इज डबल इंजन। और ये उसको ब्रेक लगाते हैं। अब आप देखिए, आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ पीपल आर गेटिंग 5 किलो गेहूं, 5 किलो गेहूं, 5 किलो व्हीट और 5 किलो राइस, 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो नमक। यू नो कर्नाटक में कितने लोगों को मिल रहा है? 4 करोड़ पीपल आर गेटिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। दिस इज डबल इंजन, जिसको रोकने का प्रयास होता है। जो रोकेगा, ऐसी सरकार चाहोगे क्या? या आप ऐसी सरकार चाहोगे जो आपके हित के लिए काम करती है? आपके हित के लिए काम करने वाली सरकार चाहोगे ना? क्यों? आपके हित की सरकार चाहोगे ना? तो मित्रों, अगर चाहते हो तो याद रखना, अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चाहते हो, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहते हो, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चाहते हो, अगर स्वच्छता अभियान चाहते हो, तो भगीरथी को लाना होगा और अपना विकास कराना होगा। इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। अब देखिए, सामाजिक न्याय की बात कीजिए। हमारे एससी भाइयों को 2% का रिजर्वेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारे एसटी भाइयों का 4% का रिजर्वेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारे वोकालिंगा का 2% का रिजर्वेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारे लिंगायत का भाइयों का 2% रिजर्वेशन बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? और सिद्धारमैया was doing an unconstitutional thing. He was giving reservation on the basis of religion, which is not possible in our constitution. हमारे संविधान में रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। यह अंबेडकर ने कहा, यह संविधान का गाइडलाइन है। लेकिन यहां अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी थी, रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन दिया था। आज रिजर्वेशन को अब क्या बोलते हैं? हम वापस लाएंगे रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन। हम पूछते हैं, किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का लोगे? लिंगायत का लोगे? आप एससी का लोगे? एसटी का लोगे? किसका रिजर्वेशन लोगे? और मैं यहां पूछना चाहता हूं, पीएफआई को बैन होना था कि नहीं होना था? करना था कि नहीं करना था? करना था कि नहीं करना था? और मित्रों, ये डीके शिव कुमार और ये सिद्धारमैया बोलते हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम बैन उठाएंगे। ऐसी सरकार को लाना है क्या? लाना है क्या? येडियुरप्पा जी ने 170 केस लगाए पीएफआई पर। 1700 पीपल वर सेंट टू जेल। सिद्धारमैया ने छोड़ दिया, केस वापस ले लिया। यह है देशभक्त, यह है राष्ट्रभक्त। ऐसे राष्ट्रभक्त चाहिए क्या? ऐसे राष्ट्रभक्त चाहिए क्या जो देशद्रोहियों को पनाह देते हैं? मेरे को समझ में नहीं आता कि सिद्धारमैया और पीएफआई का रिश्ता क्या है? दोस्ती क्यों है? इतनी सिंपैथी क्यों है? इतना प्यार क्यों है? मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी की देश का जो सरकार चल रही है और अमित शाह गृह मंत्री जी ने पीएफआई पर बैन लगाया, 1400 लोगों पर केस किए, जेल के अंदर डाला। आज शांति, अमन, चैन, शांति। मित्रों, पीएफआई पर बैन लगे रहना देना चाहिए कि नहीं? लगे रहना है कि नहीं? अगर लगे रहना है तो भागीरथी को भेजना है, भागीरथी को लाना है। इसकी आपको चिंता करनी है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मुझे याद आया, आजकल भ्रष्टाचार की बात करें, पहले तो लिंगायत के बड़े प्रेमी बन गए हैं। आजकल कांग्रेस वाले लिंगायत के बड़े प्रेमी बन गए हैं, बड़ा प्यार उमड़ाया है। मेरे को भी याद आ गया अपने बचपन के दिन, जब मिसेस गांधी ने निजलिंगप्पा की बेइज्जती की थी।
मुझे भी ध्यान आ गया मेरे बचपन समय का, जब ये वीरेंद्र पाटिल को खड़े खड़े मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। ये कांग्रेस पार्टी एक घड़ियाली आंसू बहाती है। ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। इनको कुछ नहीं लेना देना लिंगायत से। अगर आप सभी समाज की चिंता की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, यह हमको याद रखना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये कांग्रेस वाले न लिंगायत के हैं, न वोकालिंगा के हैं, न एससी के हैं, न एसटी के हैं। ये किसी के नहीं है। ये हैं तो सिर्फ कुर्सी के हैं और किसी के नहीं है। कुर्सी सगा, बाकी सब ठगा। सबको ठग डालो, कुर्सी के साथ जुड़ जाओ, बाकी सबको ठगो। आजकल भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पत्रकार मित्रों, मैं चाहूंगा कि मेरी बात सिद्धारमैया से पूछना। वैसे मैं बता दूं वो मैंगलोर आएंगे नहीं, वरना से निकल नहीं पाएंगे, पर आ गए तो उनसे मेरा प्रश्न पूछना। ये मालप्रभा का लैंड स्कैम 400 करोड़ रुपए का, ये सिद्धारमैया जी 2014 में आपके टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था? मालप्रभा स्कैम, कैनाल स्कैम, ये टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, ये 2014 में हुआ था कि नहीं हुआ था सिद्धारमैया जी? ये पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम 2017 में हुआ था कि नहीं हुआ था? ये अर्कावती का स्कैम जिसमें 8000 किसानों की भूमि हड़प गए, ये स्कैम आपके टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था? ये बेंगलोर बृहत म्युनिसिपल पालिका का बोरवेल और आरओ का स्कैम आपके टाइम हुआ था कि नहीं हुआ था? ये स्लम डेवलपमेंट बोर्ड का स्कैम 250 करोड़ रुपए का आपके सामने हुआ था कि नहीं हुआ था? आपके समय हुआ था कि नहीं हुआ था? ये स्टील फ्लाईओवर का स्कैम आपके समय हुआ था कि नहीं हुआ था? 2014 में स्कैम किया, 2015 में किया, 2016 में किया, 2017 में किया, 2018 में लोगों ने निकाल दिया। नहीं तो आपने वहां भी स्कैम करना था। हर साल एक स्कैम किया है। ऐसे लोग, भ्रष्टाचार की बात मुंह पे शोभा नहीं देती, अच्छा नहीं लगता। और ये डीके शिव कुमार, ये भी भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं। खुद बेल पर है, सीबीआई का केस है, 75 करोड़ रुपए आमदनी से ज्यादा इनके एसेट्स हैं, 75 करोड़। पत्रकार बंधु, मैं अगर एक भी बात गलत कह रहा हूं मेरे ऊपर केस कर देना। 75 करोड़ का केस है, सीबीआई से बेल पर है और हर तरीके का भ्रष्टाचार किया हुआ है। और ये लोग अपने आप को पाक दामन साफ करके भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, ईमानदारी से मोदी जी के नेतृत्व में येडियुरप्पा जी ने और बोम्मई जी ने कर्नाटक की पूरी ताकत से सेवा की है। सड़क बनाया है, बिल्डिंगें बनाई हैं, विकास किया है, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके से विकास किया है। मैंने बताया एफडीआई में आप नंबर 1 पर हो। आप हर एक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हो। इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? अगर बढ़ाना है तो भगीरथी को लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं ये निवेदन करने आया हूं। मैंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं, आंकड़ों सहित रखी हैं। ये अब आपका फर्ज बनता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दें। और जैसा कि अंगारा साहब ने पूरी ताकत से हम सबका समर्थन करते हुए आगे बढ़ाया है, मुझे खुशी है कि भागीरथी जी को मौका मिला है। आप बताइए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाओं को मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो सुलिया से भागीरथी बहन को आपको विधायक बनाना है। 10 तारीख को कमल का बटन दबाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನಂಥ ಬಡ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕೆಯಾದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರ್ಬೋದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಳ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂದು ಶ್ರಮ
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಒಂದು ಯಾರೇ ನಿಲ್ಲಲಿ ನಾವು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ತಾವರೆ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.